हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागरचौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबुन व अपमार्जक। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और केवल परीक्षा की दृष्टि से ही यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साबुन, जो कि लगभग सभी के घर में इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से डिटर्जेंट अर्थात अपमार्जक भी सभी के घर में इस्तेमाल होता है। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन और अपमार्जक के अणु की संरचना कैसी होती है? साबुन और अपमार्जक कैसे सफाई करते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है, यह आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, साबुन और अपमार्जक दोनों ही एक महत्वपूर्ण सफाई अभिकर्मक हैं, क्लीनिंग रिएजेंट, जिनको हम क्लीनिंग के लिए अर्थात सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह सफाई चाहे हमारे कपड़ों की हो, चाहे हमारे शरीर की हो, हम साबुन और अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। सफाई के लिए ये दोनों ही अभिकर्मक बहुत अधिक उपयोग किए जाते हैं। तो आइए आज हम अध्ययन करें साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि साबुन क्या होता है, साबुन किसको कहते हैं और साबुन के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, अक्सर विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि साबुन किसे कहते हैं, तो विद्यार्थियों का क्या जवाब होता है? सर, जिससे हम नहाते हैं उसको साबुन कहते हैं, या जिस वस्तु को हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको साबुन कहते हैं, या कपड़े धोने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको साबुन कहते हैं। देखिए, नहाने और कपड़े धोने के लिए और भी बहुत सारी वस्तुएं उपयोग की जा सकती हैं, लेकिन साबुन की जो ये प्रॉपर परिभाषा नहीं है। साबुन होता क्या है? देखिए, साबुन क्या होता है? साबुन सोडियम या पोटाशियम के लवण जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला हो और जो जल के साथ मिलकर सफाई अभिकर्मक का कार्य करे, उसको साबुन कहते हैं। आइए देखें इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए, सोडियम या पोटाशियम, सोडियम या पोटेशियम के लवणों वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला जो जल के साथ मिलकर सफाई अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं। साबुन कहलाते हैं। देखिए, एक बार हम फिर से इसकी परिभाषा देखें। साबुन किसको कहते हैं? साबुन सोडियम या पोटेशियम के लवणों वाली, सोडियम या पोटेशियम के लवण होंगे जो कार्बोक्सिलिक
अम्ल की लंबी श्रृंखला में जुड़े होंगे। उन लवणों में से आयन सोडियम के या पोटाशियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होगी, उसमें जुड़े होंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो वह जल के साथ मिलकर सफाई अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं। सफाई अभिकर्मक अर्थात सफाई का काम करते हैं, गंदगी को, मैल को हटाते हैं, उसको हम बोलते हैं साबुन। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, आपको याद रखना है। सोडियम और पोटाशियम लवण वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला जो जल के साथ मिलेगा और सफाई अभिकर्मक का कार्य करेगा, उसको क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। साबुन के उदाहरण देखिए, साबुन के उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण आपसे पूछा जाए कि साबुन के उदाहरण कौन कौन से हैं, अक्सर विद्यार्थी इस प्रश्न का गलत जवाब देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि साबुन के उदाहरण बताइए, तो वह क्या लिखेंगे? लक्स, लाइफबॉय, रेक्सोना, डिटॉल, इनके नाम बताते हैं। जबकि ये साबुन की कंपनियों के नाम है, अर्थात ब्रांड नेम है, ना कि साबुन का नाम है, ये कंपनी का नाम है। तो हमें कभी भी उदाहरण के रूप में लक्स, लाइफबॉय का नाम नहीं लेना है। साबुन के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है मेरे पास, देखिए यहां पर सोडियम स्टीरेट, याद रखिएगा सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। और दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, सोडियम पामिटेट। यह उदाहरण है हमारे पास, ये देखिए मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां पर, सोडियम पामिटेट। ये दो उदाहरण है यहां पर साबुन के, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट। और आप उदाहरण देना चाहें तो पोटाशियम स्टीरेट, पोटाशियम पामिटेट। ठीक है, इसके बाद उदाहरण देने के बाद आइए हम देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए C17H35COONA, ये सूत्र है किसका? यह सूत्र है सोडियम स्टीरेट का। सोडियम स्टीरेट C17 अर्थात कार्बन के 17 परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होगी, जिसमें हाइड्रोजन 35 अर्थात 35 जुड़े हुए होंगे। और COO कब आता है? COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आता है, जिसमें COOH जुड़ा होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो ये देखिए COO, यहाँ का जो H था वो सोडियम के लवण में से आए हुए सोडियम के आयन ने हटा दिया, और क्या बन गया ये? सोडियम स्टीरेट, C17H35COONA। अगर हम इस सूत्र को ध्यान से देखते हैं तो क्या पाएंगे? देखिए सोडियम या पोटेशियम के लवण वाली, ये सोडियम हो गया जो लवण से आया हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, ये देखिए यहाँ पे 17 कार्बन इस तरीके से जुड़े होंगे, 17 कार्बन चलेंगे, 1 2 3 17 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, जिसमें COO जो है वो जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर COO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और उसके साथ Na जो सोडियम है वह जुड़ा रहेगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला हो गई, जिसमें COH जुड़ा हुआ कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो ये सोडियम स्टीरेट किसका एग्जाम्पल रहेगा? साबुन का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, सूत्र आप याद रखिएगा, C17H35COONA इसका सूत्र होता है, किसका? सोडियम स्टीरेट का। इसके बाद हम चलते हैं सोडियम पामिटेट। सोडियम पामिटेट का देखिए क्या सूत्र होगा? सोडियम पामिटेट का सूत्र होगा C15H31COO और Na। ये सोडियम पामिटेट का सूत्र है, C15H31COONA, सोडियम पामिटेट। इसमें देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला है, कार्बन के 15 परमाणु जुड़े हैं, हाइड्रोजन भी उनसे जुड़े हुए हैं, कार्बन के 15 परमाणु श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, चेन में, जिसका एंडिंग किससे है? COO नेगेटिव आयन से है, और सोडियम का आयन उसके पास है। तो कुल मिलाकर के ये बन गया C17H31COONA, सोडियम पामिटेट। तो आपसे पूछा जाए कि साबुन
किसे कहते हैं और साबुन के उदाहरण क्या है, तब आप क्या जवाब देंगे, सोडियम और पोटासियम के लवण वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला जो जल के साथ मिलकर सफाई का कार्य करता है, उसको हम साबुन कहते हैं। साबुन के उदाहरण का आपको पूछे जाए, आप बताएंगे सोडियम स्टीरेट, और सूत्र याद रखना C17H35COONA, और सोडियम परमेटेट C15H31COONA। अगर पोटेशियम स्टीरेट आप लिखना चाहते हैं तो यहां पर जो सोडियम है ना, इसकी जगह पोटाशियम आयन आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, पोटाशियम स्टीरेट हो जाएगा। और अगर पोटाशियम परमेटेट आप उदाहरण दे रहे हैं तो यहां पर पोटाशियम का आयन आ जाएगा, बाकी C15H31COO नेगेटिव और K पॉजिटिव, वो पोटेशियम परमेटेट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि साबुन की परिभाषा क्या है और साबुन के उदाहरण क्या है। आइए अब हम चलते हैं कि जो हमारे पास साबुन है, ये जो हमने सूत्र लिखे हैं, इनकी संरचना कैसी होगी, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, साबुन के अणु की संरचना। आइए देखते हैं साबुन के अणु की संरचना, कि साबुन के अणु की संरचना कैसी होती है। उसको जानने से पहले हम एक बार याद करेंगे कि साबुन के अणु का जो उदाहरण है वह क्या है और उसका सूत्र क्या है। अभी हमने पढ़ा कि साबुन के उदाहरण के रूप में सोडियम स्टीरेट होता है, सोडियम स्टीरेट, और सोडियम स्टीरेट का सूत्र भी हमें यहां लिखना होगा C17H35COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये इस प्रकार से हमारे पास साबुन के उदाहरण के रूप में सोडियम स्टीरेट है। अब इसकी अगर हम संरचना को देखना चाहें तो कैसी संरचना होगी, देखिए यहां पर कार्बन के 17 परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 17 कार्बन के परमाणु एक लंबी श्रृंखला में जुड़े होंगे, और यहां पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से आया हुआ COO ग्रुप है वह मौजूद रहेगा, जिस पर माइनस अर्थात नेगेटिव चार्ज होगा और Na प्लस होगा। ठीक है, अब इस संरचना को यदि मैं देखूं तो यहां पर 35 हाइड्रोजन के परमाणु भी इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, कार्बन के 17 परमाणु और हाइड्रोजन के 35 परमाणु आपस में जुड़े हुए एक श्रृंखला में, और लास्ट में COO और Na पॉजिटिव रहेगा। इस सीधी श्रृंखला को हम आसानी से प्रदर्शित करने के लिए रेखीय सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस श्रृंखला को एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वह देखिए कैसे होगा, इस कार्बन के लिए ये हो गया है, फिर ये आबंध हो गया बीच वाला, फिर यहाँ पे एक कार्बन का परमाणु हो गया, फिर इस तरीके से देखिए जिगजैग वे के अंदर मैं इसको लाइन से लिखता हूं तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। यह जो संरचना है, एक कार्बन का परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ऐसे करके 17 कार्बन के परमाणु होंगे। लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में देखिए यहाँ पर जब 17 कार्बन के परमाणु जुड़ जाएंगे तो लास्ट में COO माइनस अर्थात नेगेटिव वह रहेगा यहाँ पर, और Na पॉजिटिव सोडियम का परमाणु रहेगा अगर सोडियम स्टीरेट है तो यहां पर अगर मैं अब इस संरचना को देखूं तो ये किसकी संरचना तैयार हो गई है, साबुन के अणु की संरचना तैयार हो गई है। इस तरीके से साबुन के अणु की संरचना को अब बना देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैसी है तो आप याद करिए, आपने जो मेंढक होता है, फ्रॉग जिसको कहते हैं, या फिश होती है, उनका जो छोटा रूप होता है वह भी तो कुछ ऐसे ही होता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, जिसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये जिसको हेड कहते हैं हम, हेड मतलब सिर, और दूसरा हिस्सा जिसको टेल कहते हैं अर्थात पूंछ। तो यहां पर भी साबुन के अणु में भी देखिए 2 भाग हमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, ये देखिए यहां से यहां तक हेड अर्थात सिर, और ये जो लंबी श्रृंखला थी कार्बन के 17 परमाणुओं की, जिसको हमने जिगजैग वे से प्रदर्शित कर दिया है, इसको क्या बोलेंगे हम, टेल अर्थात पूंछ। तो साबुन के अणु की 2 भाग हो गए, कौन कौन से हो गए, एक तो सिर और एक पूंछ। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर हम देखें कि जो सिर है उसमें क्या है
और टेल है उसमें क्या है, तो आप बताएंगे कि जो सिर है उसमें आयन है, अर्थात ये जो हिस्सा है ये आयनिक हिस्सा है, आयनिक सिरा है, यह कहेंगे हम आयनिक सिरा। जो उसका हेड है, साबुन के अणु का जो सिर है वह आयनिक है, अर्थात आयनिक सिरा बोलेंगे। और जो टेल दिखाई दे रही है हमें, इसमें कोई आयन नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन आयनिक है, इसमें कोई आयन नहीं है, इसको हम नॉन आयनिक बोलेंगे कि जो टेल है वह नॉन आयनिक है, हेड है वह आयनिक है। तो इस प्रकार से साबुन के अणु के दो पार्ट हो गए, एक आयनिक सिरा और एक नॉन आयनिक सिरा जिसमें आयन नहीं है। ठीक है, अब इन आयनिक और नॉन आयनिक जो दो सिरे हैं इनकी भी एक खासियत है, वह खासियत क्या है, देखिए जो आयनिक सिरा है वह जल की ओर आकर्षित होता है। याद रखिए, आयनिक सिरा जिसको हेड कह रहे हैं ये जल की तरफ, पानी की तरफ भागेगा, आकर्षित होगा, और जो जल की तरफ आकर्षित होता है उसको कहते हैं जलरागी। तो ये कैसा है, यह है जलरागी। जलरागी को अगर हम इंग्लिश में यूज करें तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया ये वाला जलरागी, जल की ओर आकर्षित होने वाला। इसको बस जल दिखेगा उधर ही भाग जाएगा, ये जल की तरफ ही भाग जाएगा। जबकि ये जो दूसरा सिरा ये वाला जो लंबी पूंछ है नॉन आयनिक है, ये जल की तरफ नहीं भागेगा, ये जल से दूर भागेगा, जल से बचेगा, जहां जल रहेगा उससे दूर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। किधर भागेगा, जहां गंदगी होगी, जहां डस्ट, धूल, मिट्टी का ग्रीस, तेल ये जो होंगे उनकी तरफ भागेगा, पर जल से दूर भागेगा। तो जो जल से दूर भागेगा, जल से डरेगा, उसको बोलेंगे जल विरागी कहेंगे उसको। जल विरागी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ये देखिए हाइड्रोफोबिया अर्थात जल विरागी। तो ये जो पूंछ है ये जल विरागी है। तो साधारण शब्दों में मैं आपको अगर बताऊं कि साबुन के अणु की संरचना क्या होती है, तो आप बताएंगे कि साबुन के अणु की संरचना ये देखिए टैडपोल जैसी होती है। टैडपोल, सबसे पहले आप यही बताएंगे साबुन के अणु की संरचना कैसी होती है, टैडपोल जैसी होती है। ये देखिए टैडपोल जैसे, जिसमें एक सिर होता है, एक पूंछ होती है, और मछली का और मेंढक का जो छोटा रूप होता है वह टैडपोल कहलाता है। तो यहां पर भी ये टैडपोल जैसा है। तो साबुन के अणु की संरचना आपसे पूछी जाए कैसी दिखाई देती है, टैडपोल जैसी दिखाई देती है। उसके दो भाग होते हैं, एक सिर एक पूंछ। सिर आयनिक सिरा होता है, उसमें आयन होते हैं COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव, K पॉजिटिव जैसे आयन होते हैं। जबकि जो पूंछ है, टेल है, वह नॉन आयनिक होता है, उसमें कोई सिरा जो है वो आयन नहीं होगा, उस सिरे में कोई आयन नहीं होगा। एक खासियत और रहेगी कि जो आयनिक सिरा है वह जलरागी होता है, अर्थात जल की तरफ भागता है, जल की तरफ आकर्षित होता है, वाटर लविंग अर्थात हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि जो नॉन आयनिक सिरा है वह जल विरागी होता है, जल से दूर भागने वाला होता है, जल से डरने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। आपने सुना भी होगा हाइड्रोफोबिया वर्ड, जल से डर लगता है। जब पागल कुत्ता किसी मनुष्य को काट लेता है और उसको रेबीज अगर हो जाती है, तो रेबीज जो बीमारी है उसके अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाता है। रेबीज वाले पेशेंट को जल से भी डर लगता है, पानी से भी डरने लगता है, वह चमक जाएगा, अचानक से चौंक जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया जल से दूर भागने वाला सिरा, यह थी साबुन के अणु की संरचना। अब हम चलते हैं कि साबुन का अणु किस प्रकार से सफाई अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, अर्थात साबुन की सफाई प्रक्रिया। आइए देखते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ वाटर। साबुन कैसे साफ करता है, देखिए हम जो घर में कपड़े धोते हैं या हमारे घर में माता पिता या भाई बहन कोई कपड़े धोता है, तो उसके धोने का क्या तरीका है। जो हमें कपड़े धुलने हैं, गंदे कपड़े रहेंगे और जल और साबुन उन दोनों का मिश्रण लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक टब या बाल्टी लिया,
उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, देखिए ये देखिए मैंने इसके अंदर जल भर दिया है, ये टब के अंदर जल लिया हुआ है और जल में मुझे क्या करना है, जल के अंदर मुझे साबुन को घोलना है और जल का और साबुन का घोल बनाना है। तो साबुन होगा इसमें और जल होगा और उसका मिश्रण यहां पर तैयार कर लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम घर में तो ऐसा नहीं करते कि जल में साबुन घोल के बाल्टी में या टब में लेते हैं, लेकिन करते हम सभी अपने घर में कुछ ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो इससे मिलता जुलता ही करते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, गंदे कपड़े लेते हैं, फिर उसको हम पानी में भिगो लेते हैं, पानी में भिगोने के बाद फिर हम जो साबुन होता है वो लेते हैं और उन कपड़ों के ऊपर लगा देते हैं। कपड़ों पे लगाने के बाद हम उनको रगड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि जल लिया है और साबुन लिया है, जल और साबुन दोनों को हमने वहां मिलाया है, फिर कपड़े को भी हमने उसके अंदर डाला हुआ है। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, जल ले रहे हैं और साबुन, जल और साबुन दोनों का घोल हमने यहां ले लिया। अब हमें किसकी जरूरत है, गंदे कपड़े की, जिसमें गंदगी लगी हुई है। ये देखिए मैं यहाँ पर एक गंदा कपड़ा ले लेता हूं, ये गंदा कपड़ा है और इस गंदे कपड़े पे यहाँ पे मान लिया हमने कि गंदगी लगी हुई है। तो ये जो गंदगी है, इस गंदगी को अब साबुन का अणु कैसे हटाएगा, इस गंदगी को अब साबुन कैसे साफ करेगा। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसको गंदगी को जो साबुन के अणु होंगे, साबुन के अणु की संरचना मैंने आपको अभी बताई टैडपोल जैसी, तो वह जो साबुन के अणु है वो आएंगे और इस गंदगी के चारों ओर एक क्रम के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो गंदगी है उसके चारों ओर जो साबुन के अणु है वह व्यवस्थित हो गए हैं। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर इसकी जो व्यवस्था है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि जो आयनिक हिस्सा है, जो सिर है साबुन के अणु का, टैडपोल का, वो बाहर की तरफ है। ये जो आयनिक हिस्सा है COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये बाहर की तरफ है सभी में, जबकि जो उसकी पूंछ है वो किधर है, वो सारी की सारी उस गंदगी की तरफ है। जो टेल है साबुन के अणुओं की वो सारी गंदगी की तरफ है, जो गंदगी है उससे जाकर चिपक गई है उनकी टेल, अर्थात गंदगी को उसकी पूंछ ने ट्रैप कर लिया है, पकड़ लिया है। और जो सिरा है, ये देखिए ये साबुन के अणु का क्या है, सिर है, और ये साबुन के अणु की क्या है, यहाँ पर साबुन के अणु की ये पूंछ है, टेल है। तो पूंछ किधर है, गंदगी की तरफ, और जो सिर है वह किधर है, बाहर की तरफ। इस तरीके से साबुन के बहुत सारे अणु गंदगी के चारों ओर एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे और इस व्यवस्था को हम बोलते हैं मिशेल। तो ये जो पूरी व्यवस्था बनी है जिसमें साबुन के अणु एक गोलीय संरचना में गंदगी के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित हुए हैं कि उनकी पूंछ गंदगी की ओर है और सिर बाहर की ओर है, उस संरचना को हम बोलते हैं मिशेल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये मिशेल बन गया है। तो यहाँ पर मिशेल बनेगा। अब कपड़े में जहां जहां गंदगी होगी ना, वहीं वहीं पर इस प्रकार के मिशेल बन जाएंगे। जितनी जितनी गंदगी जहां जहां मिलेगी साबुन के अणुओं को, वहां वहां मिशेल बन जाएंगे और इस प्रकार से एक बाल्टी के अंदर बहुत सारे मिशेल बनेंगे। और उन मिशेल्स के अंदर क्या खासियत है, उन्होंने गंदगी को अपनी पूंछ से ट्रैप कर लिया है, पकड़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें साबुन के घोल में कपड़े को डालने के बाद थोड़ा रगड़ देते हैं। जब रगड़ते हैं तो क्या होता है कि जो गंदगी की पकड़ इन कपड़े के रेशों पर जो मजबूत थी वो रगड़ने से ढीली पड़ जाएगी, लूज पड़ जाएगी, नरम हो जाएगी, जिससे इस गंदगी को कपड़े से अलग करना आसान हो जाएगा। इसलिए हम कपड़ों को अक्सर या तो थापी से पीटते हैं या पत्थर पे मारते हैं या हम उसको हाथ से या ब्रश से रगड़ते हैं। कारण यही है, कपड़े पर गंदगी की पकड़ को कम करना, ताकि साबुन के अणु उस गंदगी को आसानी से हटा दें। अब देखिए क्या होने वाला है, जैसे ही साबुन के अणुओं ने यहाँ पर गंदगी को ट्रैप कर लिया,
उसके बाद हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे कपड़े को रगड़ने के बाद हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे, और निकालने के बाद एक और बर्तन हमारे पास वहां पर होगा। उस बर्तन में हम क्या करते हैं, साफ पानी रखते हैं, क्लीन वाटर, साफ पानी रहेगा वहां पर, साफ पानी रहेगा, और उस साफ पानी में से उस कपड़े को निकालेंगे और फिर निखार लेंगे। जैसे हम उस साफ पानी में से उस कपड़े को निकालेंगे, क्या होने वाला है, जो साफ पानी है उसमें ये जो मिशेल है वो गंदगी को लेकर के साफ पानी की ओर भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा और क्यों भाग जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो आयनिक हिस्सा है, मैंने बताया था कि ये जल रागी होता है, जल की तरफ आकर्षित होने वाला होता है। तो ये सारे के सारे जो इसके सिर हैं मिशेल के, ये सब क्या करेंगे, साफ जल की ओर भाग जाएंगे। तो मिशेल यहाँ पर आ जाएंगे, ये इस तरीके से मिशेल, और जब मिशेल इसके अंदर आएंगे साफ पानी के अंदर, तो वो उस गंदगी को भी अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। तो जब गंदगी उसमें से मिशेल के द्वारा साफ पानी में चली जाएगी, तो हमारा जो कपड़ा निकलने वाला है ना, वो कपड़ा कैसा होगा, साफ हो जाएगा। इस तरीके से साबुन जो है वो सफाई करता है। तो इस प्रकार अभी हमने पढ़ा साबुन किसे कहते हैं, साबुन की उदाहरण कौन कौन से हैं, और साबुन के अणु की संरचना क्या है, साबुन किस प्रकार से सफाई प्रक्रिया करता है। आइए अब हम चलते हैं अपमार्जक की ओर। अपमार्जक क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्रश्न ये आता है कि जब साबुन सफाई कर सकते हैं तो हमें अपमार्जक की क्या जरूरत पड़ गई। जब सोप क्लीन कर सकते हैं तो डिटर्जेंट की क्या आवश्यकता है। देखिए, अपमार्जक को हम साबुन की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं, उसके दो कारण हैं। नंबर एक, जो साबुन होता है वह स्ट्रॉन्ग क्लीनर नहीं है, अर्थात अधिक शक्तिशाली सफाई अभिकर्मक के रूप में कार्य नहीं करता। छोटे मोटे हल्के फुल्के दाग को हटा देता है, गंदगी को हटा देता है, लेकिन जो ज्यादा जिद्दी दाग आ जाए, जैसे ग्रीस का दाग आ जाए, तेल का दाग आ जाए, तो साबुन वहां पर सफाई पूरे तरीके से नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि साबुन कार्य करने में पूर्ण तरीके से सक्षम नहीं है, कम शक्तिशाली है, वो अधिक अच्छे से सफाई नहीं करता। और जो अपमार्जक है, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट, वो अधिक शक्तिशाली होते हैं और जिद्दी से जिद्दी दाग को भी आसानी से निकाल देते हैं। तो एक तो कारण ये हुआ कि साबुन की सफाई करने की जो पावर है वह कम होती है, जबकि अपमार्जक की सफाई करने की जो पावर है वो अधिक होती है। एक कारण। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है अपमार्जक के उपयोग होने का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी सफाई करने का काम करते हैं, जबकि जो साबुन है वो कठोर जल के साथ सफाई अभिक्रिया नहीं देते। कठोर जल जहां है, कठोर जल का मतलब है खारा पानी, आप बोल सकते हैं। खारा पानी मतलब जिस जल में लवणों की मात्रा अधिक हो, तो जिस जल में लवण ज्यादा होंगे, साल्ट, उनमें साबुन पूरे तरीके से ना तो झाग बनाएगा और ना ही साफ करेगा, बल्कि स्कम बनाएगा। स्कम क्या होगा, उल्टा कपड़ों से चिपकेगा, तो जिससे गंदगी हटने की बजाय वहीं पर चिपकती चली जाएगी और कपड़ा साफ ही नहीं होगा। जबकि अपमार्जक जो है ना, वो स्कम नहीं बनाएंगे, वो हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, दोनों के साथ झाग बनाएंगे, और जब झाग बनाएंगे तो वो सफाई भी अच्छे से करेंगे। तो दो कारण हुए साबुन की बजाय अपमार्जकों के उपयोग के। नंबर एक, साबुन कम शक्तिशाली होते हैं, सफाई प्रक्रिया में निपुण कम है, जबकि अपमार्जक अधिक शक्तिशाली होते हैं कार्य करने में। दूसरा, साबुन कठोर जल के साथ अर्थात खारे पानी के साथ कपड़ों की सफाई या किसी भी पदार्थ की सफाई करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो झाग नहीं बनाते। जबकि अपमार्जक जो होते हैं वह कठोर जल के साथ भी, मृदु जल के साथ भी झाग बनाने का काम करते हैं और सफाई क्रिया का काम करते हैं। तो ये दो कारण थे जिसके कारण हम साबुन की बजाय अपमार्जकों का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि अब अपमार्जक क्या होते हैं। देखिए, अपमार्जक क्या होते हैं, वही सोडियम या पोटाशियम के लवण होंगे पर श्रृंखला बदल जाएगी। क्या होगी, देखिए, सोडियम
और पोटाशियम सोडियम और पोटाशियम लवण वाली बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की श्रृंखला, याद रखिएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला याद रखना है आपको, कौन सी श्रृंखला है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। वहां पर किसकी थी साबुन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, यहां पर है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला जो जल के साथ मिलकर सफाई अभिकर्मक का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। आइए एक बार हम फिर से अपमार्जक की परिभाषा पर नजर डालते हैं। देखिए, सोडियम और पोटाशियम लवण वाली बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, ये जो मेन शब्द है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इस पर आपको फोकस करना है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होगी, साबुन में किसकी थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। बाकी परिभाषा सारी एक जैसी है, साबुन और अपमार्जक की, केवल मैंने दो वर्ड यहां पर यूज करे हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, वहां पर था कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहां पर जो बेंजीन सल्फोनिक है ये शब्द वहां पे अलग हो रहा है। वहां पर साबुन में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की अर्थात फैटी एसिड की बोलना है, जबकि यहां पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होगी। तो सोडियम और पोटाशियम लवण वाली बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला जो जल के साथ मिलकर सफाई का कार्य करती है, उसको हम अपमार्जक कहते हैं। अब आते हैं हम इसके उदाहरण पर। देखिए, अगर आपसे अपमार्जक के उदाहरण पूछ लिए जाए तो आप वहां पर नहीं बताएंगे निरमा, रिन, सर्फ एक्सेल, ये आपको नहीं बताने, ये उदाहरण नहीं है, ये ब्रांड नेम है। तो आपको वहां पर क्या बताना है उदाहरण के रूप में। देखिए, मैं यहां पर आपको दो उदाहरण दूंगा। सोडियम एन डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, क्या है, सोडियम एन डोडेसाइल, सोडियम एन डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये पहला डिटर्जेंट का उदाहरण है। इसका सूत्र होगा CH3 CH2, 11 बार रिपीट होगा CH2 CH2 CH2, उसके बाद होगा C6H4, बेंजीन की रिंग आ जाएगी, फिर बेंजीन देखिए यहां पर बेंजीन C6 बेंजीन, और फिर आएगा SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये हमारे पास सूत्र है सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। थोड़ा नाम भी अलग है, थोड़ा सूत्र भी अलग है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। एक और उदाहरण हम इसका यहां पर देखते हैं। देखिए, सोडियम एंडोडेसाइल सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट, थोड़ा छोटा नाम है, याद करना है आपने, सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट। इसका जो सूत्र रहेगा वह देखिए क्या रहेगा, CH3 CH2 10 टाइम्स, फिर से CH2 और CH2 के बाद आ जाएगा SO4 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये देखिए, ये हमारे पास इसका सूत्र है, सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट CH3
CH2 10 बार रिपीट होगा, CH2 CH2 CH2, फिर एक CH2 SO4 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो उदाहरण है, नंबर 1 सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट, ये हमारे पास दो उदाहरण होंगे। आइए अब हम चलते हैं कि अपमार्जक जो होते हैं उनके अणुओं की संरचना कैसी होती है। चलिए, अपमार्जक के अणु की संरचना, जैसे साबुन के अणु की संरचना थी वैसे ही अपमार्जक के अणु की संरचना होती है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, वह देखते क्या है। उसको देखने के लिए हम सबसे पहले साबुन के अणु का उदाहरण देखते हैं, और अभी हमने साबुन के अणु का उदाहरण देखा था सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये अभी हमने उदाहरण देखा, और इस उदाहरण का हमने सूत्र भी देखा, क्या था, CH3 है ना, इसके बाद था CH2, और CH2 कितनी बार आ रहा था, 11 बार आ रहा था, CH3 CH2, उसके बाद आ रहा था बेंजीन की रिंग वाला C6H4, और उसके बाद आ रहा था आयन कौन सा था, SO3 नेगेटिव, और उसके साथ क्या लिखा हुआ था, Na पॉजिटिव। यह हमारे पास सूत्र था सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट का। इस सूत्र को यदि हम ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे, ये देखिए, ये एक लंबी श्रृंखला है बेंजीन की, है, और जिसमें एक पार्ट इधर भी है, ये दो पार्ट हो गए। तो एक पार्ट को हम कैसे दिखाएं, अगर मैं रेखीय संरचना से प्रदर्शित करूं, कौन से वाले पार्ट को, यहां तक के पार्ट को, ये वाला जो है CH3 CH2 11 टाइम C6H4, तो इसमें क्या है, एक लंबी श्रृंखला है, CH3 हो गया, CH2 11 बार, CH2 CH2 CH2, फिर C6H4 आ जाएगा, और आखिरी में क्या आने वाला है, आखिरी में देखो यहां पर आने वाला है SO3 नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन, ये आने वाला है। तो देखिए संरचना बिल्कुल कैसी है, साबुन के अणु जैसी है। साबुन के अणु में हमने पढ़ा था कि एक ये वाला जो सिरा है और एक ये वाला सिरा है, दो सिरे हैं, और ऐसी ही जो संरचना है वह किसकी होती है, टैडपोल की होती है। पीछे हमने अभी अभी पढ़ा था टैडपोल, तो यहां पर भी टैडपोल की जैसी संरचना है, सिर है, इसको हेड कहेंगे, टेल है, सिर जो है वह आयनिक सिरा है ना, और जो पूंछ है वह नॉन आयनिक सिरा है, उसमें कोई आयन नहीं है। साबुन के अणु की तरह ही जो आयनिक सिरा है वह जल की ओर आकर्षित होता है, जल की ओर भागता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जल रागी बोलते हैं, जल की तरफ राग रखने वाला, अर्थात वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक इंग्लिश में बोलेंगे। नॉन आयनिक भाग जो है वह कैसा है, ये वाला, यह है जल विरागी है। जल विरागी मतलब जल से विराग रखने वाला, जल से दूर भागने वाला, जल से नफरत रखने वाला, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जल विरागी हाइड्रोफोबिक रहेगा। तो इसकी संरचना जब आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि बिल्कुल साबुन के अणु की तरह होती है। संरचना की अगर हम बताएं कि किस प्रकार की है तो टैडपोल जैसी है, जिसमें एक सिर है, एक पूंछ है। सिर आयनिक सिरा है जिसमें SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव जैसे आयन होंगे, और जो पूंछ है वह नॉन आयनिक है, जो जल विरागी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, इसमें कोई आयन नहीं होंगे, ये हमेशा जल से दूर भागेगी। जबकि आयनिक सिरा जल रागी होगी, जल की तरफ आकर्षित होगा। यह है बिल्कुल साबुन के अणु की जैसी संरचना वाला होता है। आइए इसके बाद अब हम चलते हैं कि अपमार्जक किस प्रकार सफाई अभिक्रिया करते हैं। देखिए अपमार्जक भी बिल्कुल साबुन के अणु की तरह ही सफाई अभिक्रिया करते हैं। जैसे साबुन के अणु ने मिशेल बनाए थे गंदगी के चारों ओर, वैसे ही अपमार्जक के अणु है वह भी गंदगी के चारों ओर मिशेल बनाएंगे, और मिशेल बना करके फिर वहां से वो गंदगी को लेकर के साफ पानी में चले जाएंगे। तो साबुन के अणु की तरह ही बिल्कुल आपको अपमार्जक के अणु की जो संरचना है वह भी बतानी है, और कार्यविधि भी बिल्कुल एक जैसी है। तो यहां पर
आपसे अगर पूछी जाए कि अपमार्जक किस प्रकार सफाई अभिक्रिया करते हैं, तो आपका सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा? अपमार्जक साबुन की तरह ही सफाई अभिक्रिया करते हैं। अपमार्जकों के अणु गंदगी के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि गंदगी की तरफ उनकी पूंछ और बाहर की तरफ उनका सिर होता है और एक गोलीय संरचना बना देते हैं। उस गोलीय संरचना को मिशेल कहते हैं। इस प्रकार अपमार्जक के अणु कपड़े में मौजूद गंदगी के चारों ओर मिशेल बना देंगे और इस प्रकार बहुत सारे मिशेल बन जाएंगे। जब हम उन कपड़ों को साफ पानी में से निकालते हैं तो अपमार्जक के अणु गंदगी को ट्रैप करके और साफ पानी में ले जाते हैं। कपड़ा साफ हो जाएगा और साफ पानी जो था उसमें गंदगी जाने से वह गंदा हो जाएगा। तो ये थी हमारे अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया। आइए अब एक नजर डालें कि साबुन और अपमार्जक इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है। देखिए, साबुन और अपमार्जक में पहला अंतर, इनमें जो साबुन होंगे, हमने पढ़ा साबुन में आयनिक सिरा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है। वहां हमने बनाया था इस प्रकार से, जिसमें जो आयनिक सिरा है वह COO नेगेटिव Na पॉजिटिव था। जबकि अपमार्जक में जो आयनिक सिरा होता है, अपमार्जक में आयनिक सिरा क्या होता है? या तो SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव होगा या SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव होगा। तो आयनिक सिरा दोनों में, साबुन में और अपमार्जक में अलग अलग होता है। देखिए, दूसरा हमारे पास प्रमुख अंतर है, साबुन कठोर जल की सफाई प्रक्रिया अच्छे से नहीं करते, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी, हार्ड वाटर उसके साथ भी झाग बना देंगे और अच्छे से सफाई प्रक्रिया करते हैं। एक और अंतर देखते हैं, साबुन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं। जो साबुन है, हम अक्सर क्या करते हैं, हमने कपड़े धुले और साबुन का जो बचा हुआ पानी है वह क्या करते हैं, नाली में बहा देते हैं। नाली से बह करके वह बड़े नाले में, उसके बाद या तो तालाब में या नहर में या झील में चला जाता है। वहां जाने के बाद जो साबुन के अणु होंगे उनको सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में या जल में मौजूद होते हैं उनको अपघटित कर देते हैं। अपघटित कर देते हैं अर्थात उनको तोड़ देते हैं और तोड़ करके रिसाइकल कर देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे साबुन के जो अणु है वो पर्यावरण पे नुकसान नहीं पहुंचाते और पर्यावरण हितैषी हैं। हम यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि साबुन जो है पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण पे इनका कोई नुकसान नहीं होता। परंतु यदि हम दूसरी तरफ अपमार्जक को देखते हैं, बेशक ये अच्छे हैं, अच्छी सफाई करते हैं, अधिक शक्तिशाली हैं कार्य करने में, लेकिन देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते। जब हम अपने कपड़ों को अपमार्जकों अर्थात डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो वह बचा हुआ अपमार्जक का जो पानी है, डिटर्जेंट का जो पानी है, नाली में बहा देते हैं। नालों के द्वारा वह झील, नदी, तालाब में पहुंच जाएगा। अब वहां जाने के बाद क्या होगा, सूक्ष्म जीव जो जल में या मिट्टी में मौजूद है उसका अपघटन नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे उसको। जब तक तोड़ नहीं पाएंगे वह जल में या मिट्टी में बना रहेगा और जल और मिट्टी में बना रहेगा तो वह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेगा या भूमि प्रदूषण करेगा, जल प्रदूषण करेगा। खाद्य श्रृंखला में अगर वह प्रवेश कर गया है तो वह जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से अपमार्जक कभी भी पर्यावरण हितैषी नहीं कहे जा सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में अपमार्जकों का अंधाधुंध उपयोग ना हो, सीमित मात्रा में उपयोग हो। जहां पर अपमार्जक अति आवश्यक है कि अब हमें चाहिए तभी हमें अपमार्जक का उपयोग करना है, वरना हमें सफाई अभिकर्मक के रूप में साबुन का उपयोग करना है। आप अपने घर में भी और या जहां भी आप किसी को कपड़े धोते हुए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते देख रहे हैं, आप उनको रोकिए, उनको कहिए कि साबुन के साथ साफ करें। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा साबुन अपमार्जक की परिभाषा, साबुन अपमार्जक की उदाहरण, साबुन अपमार्जक अणुओं की संरचना और साबुन और अपमार्जक किस प्रकार एक सफाई अभिक्रिया करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है।
आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए और उनसे अपनी समस्या का निदान करिए।